गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ईयूज़ कार्बन बॉर्डर टैक्स। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन ने 1 जनवरी से जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है। और ये सिलेक्टेड कार्बन इंटेंसिव मेटल्स जो कि इंपोर्ट करेगा ईयू में कोई भी, खासकर जैसे इंडिया जैसी कंट्री से जो स्टील एक्सपोर्ट जाते हैं या बाकी के मेटल्स के जो एक्सपोर्ट जाते हैं, उन पर ये एप्लीकेबल होगा। तो ये बेसिकली उन गुड्स पर एप्लीकेबल होगा जिनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सिग्निफिकेंट कार्बन एमिशंस एमिट होते हैं। ठीक है। तो इस मूव से जो है डेवलपिंग कंट्रीज़, खासकर इंडिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं, वो क्रिटिसाइज़ कर रही हैं ईयू को कि वो कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स को जो है उस पर लिवाई लगा रही हैं। तो सीबीएम जो है वो कार्बन रिलेटेड चार्ज होगा एक तरह से इंपोर्ट्स पर, जैसे कि पावर सेक्टर पर, एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ पर। ये मैकेनिज्म टारगेट करेगा गुड्स जो कि ओरिजिनेट हो रही हैं उन कंट्रीज से जहाँ पर लोअर इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं दैन ईयू। इंपॉर्टेंटली ईयू लॉ मेकर्स जो है उनके पास पावर होगी कि वो इस प्रोडक्ट लिस्ट को बढ़ा भी सकते हैं आगे। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं ईयू में वो डोमिनेटेड हैं बाय स्टील, आयरन और एल्यूमिनियम। और पर्टिकुलरली जो है इंडिया इसलिए सीबीएम रिलेटेड कॉस्ट से वलनरेबल है। तो बियॉन्ड इंडिया अगर देखें तो ये मेजर जो है डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स क्रिएट कर देगा। एक सिमिलर कार्बन बॉर्डर रेगुलेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है, ये जो यूके भी इस साल लेके आने वाला है। तो रशिया ने भी जो है वो डिस्प्यूट किया है सीबीएम को। और यूएन सीटीएडी जो है उन्होंने भी वार्न किया है कि सीबीएम जो है वो एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट जो है वो उसको हार्म करेगा। मार्केट एक्सेस जो है पुअर कंट्रीज़ के लिए वो रिड्यूस करेगा और ग्लोबल ट्रेड इन इक्वालिटीज़ को वर्सन करेगा। ईयू का कहना है कि सीबीएम बेसिकली सिर्फ जो डोमेस्टिक इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं उसको इंपोर्ट्स में एक्सटेंड कर रहा है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ का कहना है कि ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रिंसिपल को वॉलेट करता है, क्योंकि सभी कंट्रीज़ को आप जो है वो सेम ऑब्लिगेशंस पे डाल रहे हो, जो कि सही नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो हैं वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है। तो ईयू का जो सीबीएम है उससे इंडियन स्टील एक्सपोर्टर जो है वो उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट मांग रहे हैं, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस के लिए खासकर, की तरफ ट्रांजिशन होने के लिए खासकर, क्योंकि हम अभी ब्लास्ट फर्नेस, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस की तरफ जो है हम वो उसके थ्रू स्टील की प्रोडक्शन करते हैं। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं गवर्नमेंट को कि कंप्लायंस सपोर्ट दिया जाए सीबीएम रिक्वायरमेंट्स के लिए, और एमएसएमईज को एक जो है एक्सेप्शन दिलवाई जाए इंडिया ईयू ट्रेड डील नेगोशिएशंस में। ईयू ने क्लैरिफाई किया है कि सीबीएम जो है वो नॉन नेगोशिएबल है। इंडियन एक्सपोर्टर्स ने फ्लैग किया है कि ईयू जो है वो रेगुलेट करता है स्टील स्क्रैप एक्सपोर्ट्स, ताकि स्ट्रेंथन हो सके डोमेस्टिक कैपेसिटी को। यूएस और ईयू दोनों ही वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्क्रैप प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि एक्सटेंसिवली आर्क फर्नेसेस का यूज़ करते हैं, ताकि उनकी खुद की स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो सीबीएम के अंदर बेनिफिट हो सके। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के हिसाब से एक्सपोर्टर्स को लगभग 15 से 22% तक जो है प्राइजेस कट करने पड़ेंगे, ताकि टैक्स बर्डन जो है वो कम हो सके। एमएसएमई सबसे ज़्यादा इससे हिट करेंगे। एक की चैलेंज है कि प्लांट लेवल एमिशन डाटा ही अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि जो लार्ज प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने वेरीफाइड एमिशन डेटा जो है वो एमएसएमई बायर्स के साथ शेयर ही नहीं करते हैं। और इस अगर वेरीफाइड डेटा है नहीं तो ईयू अथॉरिटीज़ जो है वो सबसे हाईएस्ट जो स्लैब है वो एमिशन वैल्यूज़ की लगा के उस पर टैक्स लगाएगी। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंप्लायंस कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए थ्रू म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट्स। ठीक है। और अगर एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर चाइना ने कंप्लाई कर लिया फास्टर तो इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है वो कॉम्पिटिटिवनेस लूज़ कर देंगे। अब इंडियन एक्सपोर्टर्स का भी एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि क्लाइमेट ट्रेड मेजर्स जो हैं जैसे ईयू का सीबीएम, ये इंपोर्ट कर्ब्स और कमर्शियल इंटरेस्ट से ज़्यादा जो है ड्रिवन है रादर देन कोई जेन्युइन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इवन यूएनसीटीएड की स्टडी ने ये भी कहा है कि ये सीबीएम जो है सिर्फ 0.1% ग्लोबल CO2 एमिशंस को रिड्यूस करेगा। तो ये कोई सिग्निफिकेंट इससे कोई जो है चेंज नहीं आने वाला है। यूएनसीटीएड ने ये भी कहा कि ईयू जो है वो सीबीएम रेवेन्यूज़ का यूज़ करके क्लीनर टेक्नोलॉजीज डेवलपिंग कंट्रीज़ में या तो डेवलप करे, है ना, उस रेवेन्यू का। तो सीबीएम को इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि यूनिलैटरल है, आर्बिट्रेरी है, ट्रेड बैरियर है। इंडिया ने अपने कंसर्न्स ईयू को ऑलरेडी कन्वे भी कर दिए हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियाज टबैको टैक्सेशन रिफॉर्म्स। ठीक है, टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने नोटिफाई किया है एक न्यू टैक्सेशन रजीम फॉर टबैको एंड रिलेटेड सिन गुड्स। सिन गुड्स क्या होते हैं? जैसे टबैको, पान मसाला, अल्कोहल, इनको इंडिया में हैविली टैक्स किया जाता है क्योंकि इनका एडवर्स पब्लिक हेल्थ और सोशल इम्पैक्ट्स होते हैं।
टबैको टैक्सेशन जो है डुअल पॉलिसी पर्पस को सर्व करता है, जो कि डिस्करेज करता है कंजम्पशन, डिस्करेज करते हैं हम कंजम्पशन, और रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। तो इंडिया जो है वो जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सेस वगैरह लगाकर इन प्रोडक्ट्स को जो है वो रेगुलेट करता है। तो जीएसटी के अंदर टबैको प्रोडक्ट्स जो है उनको हाईएस्ट टैक्स स्लैब्स में रखा जाता है, और हाई नॉमिनल टैक्स रेट्स के बावजूद टबैको प्रोडक्ट्स खासकर सिगरेट्स जो है वो रिलेटिवली अफोर्डेबल रहते हैं कंज्यूमर्स के लिए पिछले एक डेकेड में अगर देखें हम तो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ बॉडीज़ जैसे WHO उन्होंने कहा है कि टबैको प्राइसेस को जो है टबैको प्राइसेस जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने चाहिए रादर दैन इनकम ग्रोथ से। तो इंडिया में स्टेग्नेशन है इफेक्टिव एक्साइज ड्यूटीज़ की, मतलब जो रियल प्राइस ऑफ सिगरेट्स है वो सही सफिशेंटली राइज नहीं हुआ है पिछले कुछ डेकेड से। तो हिस्टोरिकली टबैको जो है वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर भी है इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज़ का इंडिया के लिए। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस में भी जो है इसका यूज़ किया जाता था, इसके ऊपर सेस लगाकर, ताकि जो है वो कंपनसेट किया जा सके स्टेट्स को। अब ये जीएसटी कंपनसेशन सेस तो ख़त्म हो चुका है, और टबैको जो है वो वन ऑफ द लास्ट आइटम्स रह गई हैं सेस में। तो अब ये एक तरह से सेस जो है ये ख़त्म हो रहा है, तो इसकी जगह से इसको रिप्लेस करने के लिए जो है ये जो है रिवाइज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज़ जो है टबैको प्रोडक्ट्स पर लाई गई हैं, और न्यू सेस भी लगाया गया है इस पर, हेल्थ सिक्योरिटी कम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2025 के अंदर। और ये न्यू सेस जो है नॉन लैप्सेबल और प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम देगा, और याद रखो कि इसको स्टेट्स के साथ भी शेयर किया जाएगा। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है टबैको प्रोडक्ट्स जो है फरवरी 1 से ख़त्म हो जाएगा, और इसको जो है वो अब आगे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज़ के थ्रू रिन्यू किया जा रहा है। अब क्या चेंजेस किए गए हैं जीएसटी में, अगर हम देखें बीड़ी जो है उनको 18% जीएसटी स्लैब से 18% जीएसटी स्लैब में डाला गया है, जो 28% की कैटेगरी से निकाल के, और जो बाकी के टबैको प्रोडक्ट्स हैं जैसे सिगरेट या चूइंग टबैको उनको 40% के जीएसटी स्लैब में डाला गया है, ताकि जो है सिंप्लीफाई किया जा सके टैक्स स्ट्रक्चर को। जो स्मोकलेस टबैको प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे गुटखा, खैनी, जर्दा, टबैको, इनको इनकी जीएसटी वैल्यूएशन जो है रिटेल सेल प्राइस पर होगी अब, जो उनके पैकेजिंग पे डिक्लेयर होगा, ताकि अंडर रिपोर्टिंग या टैक्स इवेजन ना हो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बल्गेरिया। ये टॉपिक आपके जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बल्गेरिया जो है वो 21st मेंबर बना है यूरोजोन का। ये साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, बल्कान पेनिनसुला के पास। तो ये इसके बॉर्डर्स पे अगर हम देखें तो रोमानिया, टर्की, ग्रीस, मैसेडोनिया और सर्बिया आती हैं, और ये ब्लैक सी आता है इसके ईस्ट में। सोफिया इसकी कैपिटल है। बल्कान माउंटेन्स जो है वो उसके सेंट्रल पार्ट को जो है कंट्री को कट करते हैं, और मेजर रिवर्स यहाँ पर डेन्यूब है, इस्कर है, मरित्सा, स्ट्रूमा, टुंजा, यांत्रा, और मोस्ट ऑफ द बल्गेरिया जो है यहाँ पर मॉडरेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। तो यूरोजोन क्या है? यूरोजोन बेसिकली उस ज्योग्राफिक और इकोनॉमिक रीजन को कहते हैं यूरोपियन यूनियन के, जिन्होंने फुली जो है यूरो को एज ऑफिशियल करेंसी अडॉप्ट कर लिया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑरिशनिक मिसाइल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रशिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उनका न्यूक्लियर कैपेबल ऑरिशनिक मिसाइल जो है वो एक्टिव सर्विस में आ चुका है बेलारस में। ठीक है, तो ऑरिशनिक मिसाइल रशिया का इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको ऑपरेशनली 2024 में लॉन्च किया गया था प्रिसीजन स्ट्राइक टारगेटिंग के लिए यूक्रेन में। तो ये मोबाइल ट्रांसपोर्टर पर माउंट किया जाता है। इसकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर्स तक की है। मीर केपेबल है, ये इक्विप्ड है, और हाइपरसोनिक मिसाइल है। 10 मैक तक की स्पीड, मतलब 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड ये अचीव कर जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन। ये टॉपिक भी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग 4600 करोड़ के जो है वो साइन किए हैं फॉर एक्विजिशन ऑफ क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइंस इंडियन आर्मी और नेवी के लिए, और हैवी वेट टॉर्पीडोज इंडियन नेवी के लिए। तो ये बेसिकली CQB हैं क्या? ये इंडिजिनसली डिज़ाइन, डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड IDDM कॉम्पैक्ट फायर आर्म है। तो ये कॉम्पैक्ट लाइट वेट वेपन्स होते हैं जिनको आप अर्बन वॉरफेयर में यूज़ करते हो, क्लोज रेंज एंगेजमेंट्स में या काउंटर टेररिज्म में यूज़ करते हो। DRDO ही इसको डिज़ाइन करता है इसको, और इसको भारत फौज लिमिटेड बना रही है। तो इसका जो है ये आपको एनहेंस्ड मैन्यूवरेबिलिटी देता है कन्फाइंड स्पेसेस में, और इसकी इफेक्टिव रेंज लगभग 200 मीटर्स तक की है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is EU's carbon border tax. This topic is important for your economy and environment section. European Union has implemented its carbon tax on selected carbon intensive metals from 1st of January. This move is going to impact India's steel exports. So this tax applies to goods whose manufacturing processes generate significant carbon emissions. This move has drawn criticism from developing countries including India because it imposes a levy on carbon intensive imports entering the EU. So this would apply
to a so this would apply a carbon related charge on imports from power sector, intensive industries like cement, steel, aluminium, oil refining, paper, glass, chemicals, and fertilizers. This mechanism is targeting goods which are originate from other countries with lower environmental standards than EU. Importantly, EU makers will have the power to expand the product list in future also. So India's exports to the EU are dominated by steel, iron, and aluminium, making them particularly vulnerable to CBM related costs. Beyond India, this measure will raise trade barriers for many developing economies. A similar carbon border regulation is also going to be implemented by the United Kingdom this year. So Russia has formally launched a dispute against CBM, and even UNCTAD has warned that CBM could hurt export-led development, reduce market access for poorer countries, worsen global trade inequalities. So what is EU's position? CBM will merely extend domestic environmental standard to imports. CBM would violate the principle of common but differentiated responsibilities, and under CBDR, all countries share the responsibility for addressing environmental challenges, but obligations must differ. Okay. So, to comply with EU CBM, Indian steel exporters are seeking government support to transition from the blast furnace, basic oxygen furnace route to electric arc furnace route, which uses steel scrap and it is significantly cleaner. So, Indian steel production is largely dependent on blast furnace route. So, exporters have urged the government to support compliance with CBM requirements and seek a carve out for MSMEs in the ongoing India EU trade deal negotiations. EU has clarified that CBM is not negotiable. Indian exporters have also flagged that EU is regulating steel scrap exports to strengthen domestic capacity. US and EU, the world's largest scrap producers, extensively use arc furnaces to benefit their steel industries under CBM. So, Global Trade Research Initiative has said that exporters would need to cut about 15 to 22% of their prices to absorb the tax burden. This would also hurt the MSMEs the most. The key challenge is that there is lack of plant level emissions data because the large producers do not share verified emissions data with MSME buyers. So, in the absence of verified data, EU authorities would apply the highest emission values and it would increase their CBM costs sharply. Experts suggest that reducing compliance costs through mutual recognition agreements are important, and if competitors like China comply faster with that, then Indian exporters would lose competitiveness. So, Indian trade experts have also argued that climate trade measures like CBM are driven more by import curbs and commercial interest of developed countries rather than genuine environmental protection. Why? Because even UNCTAD study in 2021 has estimated that this CBM would reduce global CO2 emissions by only 0.1%. UNCTAD has also suggested that EU should use these CBM revenues to support cleaner technologies in developing countries. India has called this CBM unilateral, arbitrary, and a trade barrier, and we have formally conveyed our concerns to the European Union. So the next topic is India's tobacco taxation reforms. This topic is important for your economy section. So India has notified a new taxation regime for tobacco and related sin goods. So sin goods like tobacco, pan masala, and alcohol are heavily taxed in India due to their adverse public health and social impacts. Tobacco taxation serves a dual policy purpose, that is discouraging consumption and generating revenue also. So India follows a multi-layered taxation framework for tobacco products involving GST, Central Excise Duty, cess, and under GST, so tobacco products have always been placed in the highest tax slabs. Despite high nominal tax rates, tobacco products, especially cigarette, remain relatively affordable for consumers over the past decade. Even the global public health bodies, including WHO, recommended that tobacco prices should rise faster than income growth to reduce affordability and consumption. In India, there has been stagnation in effective excise duties, which meant that real prices of cigarettes did not rise sufficiently. Historically, tobacco has been a major contributor to indirect tax revenues. So, GST compensation cess, which was introduced in 2017, was meant to compensate states for revenue loss due to GST implementation. While it ended for most goods, tobacco remained one of the last items subjected to this cess. The recent reform reflects a shift from a general compensation-oriented cess to a dedicated non-lapsable cess. This approach also aligns fiscal objectives with sector-specific policy needs. Okay, so to replace this compensation cess, the government has introduced this revised central excise duties on tobacco products, and a new cess has also been introduced under the Health Security cum National Security Act of 2025. So this new cess is going to create a non-lapsable and predictable revenue stream for the government, and remember that this cess will be shared with the state governments also.
So, what have been the changes in GST slabs? BDs have been shifted to the 18% GST slab from the earlier 28% category. All other tobacco products, including cigarettes and chewing tobacco, have been moved to a 40% GST slab. The aim is to simplify the tax structure. For smokeless tobacco products like Kutka, Khani, Jarda, and chewing tobacco, GST valuation will now be based on their retail sale price declared on the packaging, and this will benefit in curbing the underreporting and tax evasion. So the next topic is Bulgaria. This topic is important for your international relations. Bulgaria has become the 21st member of the Eurozone, bringing it closer to full European integration. So it is located in the southeastern region of European continent. It is bordered by Romania, Turkey, Greece, Macedonia, and Serbia. It is bounded by the Black Sea in the east. Its capital city is Sofia. The Balkan Mountains cut across the central part of the country, while the Rhodop Mountains run through the southern Bulgaria along its border with Greece. Major rivers here are the Danube, Iskar, Maritsa, Struma, Tonza, and Yantra. Most of the Bulgaria has a moderate continental climate, and natural resources are there also, like bauxite, copper, lead, zinc, coal. So, what is Eurozone? It refers to the geographic and economic region comprising those members of the European Union which have fully adopted the euro as their official currency. So the next topic is Orishnik missile. This topic is important for your security section. Russia has recently announced that its nuclear-capable Orishnik missile has entered into active service in Belarus. So Orishnik missile is Russian-made intermediate-range nuclear-capable ballistic missile. It was first launched operationally in 2024 in precision strike targeting Ukraine near Dnipro. So it is mounted on a mobile transporter. It has an estimated range of about 5,000 kilometers. It is equipped with MERV technology. Okay, so it's a hypersonic missile capable of reaching speeds of up to 10 Mach. So the next topic is close quarter battle carbine. This topic is important for your security section. So Ministry of Defense has recently signed defense procurement contracts worth 4,600 crore rupees for the acquisition of close quarter battle carbines for the Indian Army and Navy and heavyweight torpedoes for the Indian Navy. So this CQB carbine is an indigenously designed, developed and manufactured IDDM compact firearm. It has been designed by DRDO but is being manufactured by Bharat Forge Limited. So these carbines are compact lightweight weapons designed specifically for urban warfare, close range engagements, and counter terrorism. So they offer enhanced maneuverability in confined spaces, and this has an effective range of about 200 meters. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.